Good morning to all and welcome again. आगे एग्जाम्पलर से लेसन नंबर 12 खनिज पोषण हम लेते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, और जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उससे वन बाय वन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं आवश्यक तत्व के अभिलक्षण नहीं है, यानी आपको असेंशियल एलिमेंट के अभिलक्षण नहीं है के बारे में बताना है। तो जैव अणुओं का घटक होना, बिल्कुल ये अभिलक्षण होता है। मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना, रसायन यौगिकों से संबंधित ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होना, एंजाइमों का सक्रियण या संदमन करना। तो आवश्यक तत्व के अभिलक्षण नहीं है, उसमें अगर अपन बात करें तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन ये नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं आवश्यक तत्व के अभिलक्षण नहीं है? तो मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना ये आवश्यक तत्व के अभिलक्षणों में नहीं आएगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक तत्व की क्रांतिक सांद्रता को भली प्रकार से स्पष्ट करता है? तो आपको बताना है कि क्रांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है। आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप वृद्धि स्तंभित हो जाती है। आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप कायिक प्रावस्था में बना रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल क्रांतिक सांद्रता हम पॉइंट नंबर ए से डिस्क्राइब करेंगे कि जो असेंशियल कंसंट्रेशन है उसके नीचे पादप की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, उसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किसी तत्व की कमी के लक्षण तरुण पत्तियों में, यंग लीव्स में सबसे पहले प्रकट होते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि तत्व अपेक्षाकृत इमोबाइल है, गतिहीन है। निम्नलिखित में से कौन सी तत्वीय कमी ऐसे लक्षण दिखाएगी? गंधक या सल्फर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो बिल्कुल ऐसी कमी जो दिखाई देगी वो गंधक या सल्फर की कमी से दिखाई देती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इसकी वजह से क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स पाया जाएगा, हार्डनेस ऑफ स्टेम पाया जाएगा, और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल सल्फर यहाँ पर आप आंसर लगा लेंगे। पादपों में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविशुलता या टॉक्सिसिटी के कारण, इसे पूरा कर लेना, नहीं होता है? इसमें से आपको पूरा करना है, नहीं होता है। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा लक्षण नहीं होता है? कैल्शियम का प्ररोह शीर्ष पर स्थानांतरण संदमित रहता है, यानी कैल्शियम का जो स्टेम टिप है उसके ऊपर जो ट्रांसफ़र होना है वो इनहिबिट हो जाता है। लोहे और नाइट्रोजन की कमी प्रेरित होती है, लोहे और मैग्नीशियम की कमी प्रेरित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये तीनों प्रभाव जो होते हैं वो मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आप यहाँ पे लगा देंगे डी वाला। आंसर जो हो जाएगा आपका डी, कि पादपों में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविशुलता या टॉक्सिसिटी के कारण नहीं होता है? तो ये सभी होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले सूक्ष्माणुओं द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें शामिल है। इन समीकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी ये सारी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी भी है कि अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज होना और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। चरण फर्स्ट जो है नाइट्रोसोमोनास अथवा नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होता है। बिल्कुल सही है। आप ये चरण भी याद रखेंगे कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करने का काम नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस करते हैं, और चरण 2 में नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने का काम नाइट्रोबैक्टर करते हैं। ये भी सही है। चरण 1 व 2 को नाइट्रीकरण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जीवाणु जो इन चरणों को संपन्न कर रहे हैं सामान्यतः प्रकाश स्वपोषी होती है, ये गलत हो गया। ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आप 5 में डी आंसर लगा लेंगे। सोयाबीन के साथ साथ मिलकर राइजोबियम द्वारा जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक ठीक नहीं हो सकता, वह है। तो बिल्कुल सोयाबीन के साथ जो राइजोबियम पाया जाता है उसके लिए आपको ये कथन बताना है। नाइट्रोजनेज को अपना कार्य संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, ये गलत है। पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इनएक्टिवेट हो जाता है। नाइट्रोजनेज एक मोलिब्डेन एफिप्रोटीन है, सही है। लेग हीमोग्लोबिन एक गुलाबी रंग का वर्णक है। नाइट्रोजनेज N2 गैस को अमोनिया के दो अणुओं में बदलने में सहायता करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। तत्व का उनके कार्यों और भूमिकाओं की दृष्टि से मिलान करना है नीचे दिए गए विकल्पों में। तो
तो बोरोन आप मिलान करेंगे, बोरोन पराग अंकुरण में, पोलन जर्मिनेशन में मदद करेगा, तो Ma4 आ जाएगा। मैग्नीज जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से रिलेट करेगा। मोलिब्डेनम की हम बात करें तो जो मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम का घटक है, थर्ड आ जाएगा। जिंक ऑक्सीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और लोहा फेरोक्सिन का घटक है। तो आपका Ma4, B में 1, C में 3rd, D में 2nd और E में 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा B वाला। बिल्कुल आप आंसर B लगा लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, तो आप सभी के जो पॉइंट्स है वो याद रखेंगे। इनमें पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प पर निशान लगाइए। आवश्यक पोषक युक्त मृदा, आवश्यक पोषक युक्त जल, जल अथवा मृदा दोनों में से कोई एक जिसमें आवश्यक पोषक मौजूद हो, और जल तथा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक को अभाव हो। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प पर आपको निशान लगाना है। आवश्यक पोषक युक्त मृदा में उग जाएंगे, बिल्कुल उग सकते हैं। आवश्यक पोषक तो जल में उग जाएंगे, जल व मृदा दोनों में से एक जिसमें आवश्यक मौजूद हो इसमें भी लग जाएंगे। जल तथा मृदा जिसमें आवश्यक पोषकों का अभाव हो, ये वाला जो विकल्प हो जाएगा वो गलत विकल्प हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। गलत विकल्प पर निशान लगाना है तो आंसर हो जाएगा डी। वैसे ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं कि इनमें पादप उग सकते हैं, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प है उसको आप चुनें। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प की हम बात करें तो जो सी वाला विकल्प है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, दोनों में ही पादप जो है वो उग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है गलत विकल्प पर निशान लगाइए, तो जो गलत विकल्प हो जाएगा जल व मृदा जिसमें आवश्यक पोषकों का अभाव हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 8 प्रश्न हमने खनिज पोषण से देखे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आगे वाला लेसन भी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारे पास उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, कौन सा धातु आयन क्लोरोफिल का एक घटक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु आयन होता है पोरफायरिन रिंग में, तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा लेना है Mg2+ या मैग्नीशियम। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? तो बिल्कुल जो यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हर एक हरे प्लांट में मिलता है वो क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, तो क्लोरोफिल ए हो जाएगा। बाकी के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए की रक्षा करते हैं। तरंगदैर्घ्य का कौन सा परास नैनोमीटर में प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय यानी फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाएगा? तो बिल्कुल विजिबल रेडिएशन हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में लाते हैं। 100 से 390 अल्ट्रावायलेट रेंज है, 390 से 430 इंफ्रारेड रेंज है, 760 से 10,000 ये भी इंफ्रारेड आती है। तो 400 से 700 जो रेंज आएगी वो आपकी विजिबल लाइट की आएगी, और आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन सी लाइट में होता है? तो नीला, हरा, लाल, बैंगनी, तो लाल में होता है, और सबसे कम हरे में होता है। ये भी आप ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा लाल में होगा और सबसे कम हरे में होगा। रसायन संश्लेषी या रसो संश्लेषित जीवाणु, कीमो सिंथेटिक जीवाणु अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से, परालाल किरणें से, इंफ्रारेड कार्बनिक पदार्थों से या अकार्बनिक पदार्थों से? बिल्कुल आपको आंसर लगा देना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त करते हैं। PS सेकंड में ATP संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो PS सेकंड में ATP संश्लेषण के लिए हमने देखा है PS सेकंड जो होता है वो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट उपस्थित होता है। तो बिल्कुल आप प्रोटॉन ग्रेडियंट याद रख के इसका आंसर लगा सकते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? तो आपको बताना है किनका निर्माण होता है। ATP तथा शर्करा का, हाइड्रोजन O2 तथा शर्करा का, ATP हाइड्रोजन दाता, हाइड्रोजन डोनर तथा O2 का, ATP हाइड्रोजन तथा O2 दाता का। तो बिल्कुल ATP हाइड्रोजन डोनर और O2 का निर्माण होता है प्रकाश अभिक्रिया के दौरान। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए कहलाती है क्योंकि यह अंधेरे में भी हो सकती है, इसका प्रत्यक्ष प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, या दिन के प्रकाश में नहीं हो सकती, रात्रि के समय अधिक तीव्रता से होती है। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। किन पादपों में PEP प्राथमिक CO2 ग्रही होता है? तो फास्फोइनोल पाइरुवेट हमने पढ़ा है। C4 पादपों में C3 में C2 में C3 C4 दोनों में, तो C4 पादपों में हमने PEP देखा है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा A। जल विभाजन का संबंध, वाटर स्प्लिटिंग का संबंध किससे होता है? प्रकाश तंत्र 1 से, थाइलेकोइड की अवकाशिका से, प्रकाश तंत्र 1 व दोनों से, थाइलेकोइड झिल्ली की बाहरी सतह। अभी मैंने फोटो सिस्टम सेकंड बताया है वाटर स्प्लिटिंग के लिए, और ये बाहरी सतह की जगह आप इनर सरफेस कर लेना ऑप्शन में, मोर करेक्ट। इनर सरफेस आप यहाँ पे लगा लेंगे, बाहरी हटा देंगे।
आंतरिक सतह से। थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर पीएच सेकंड होता है और वहाँ पर ये जल विभाजन संपन्न होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के बहाव का सही क्रम है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पीएच सेकंड प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम, पीएच फर्स्ट पैराडॉक्सिन, पीएच फर्स्ट प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम, पीएच सेकंड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएच सेकंड से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम फिर पीएच फर्स्ट और पैराडॉक्सिन। तो ये पूरा क्रम आप यहाँ पर अच्छे से याद करेंगे। C3 पादपों में न पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अभी हमने देखा है कि आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज मिलता है, NADP रिडक्टेज मिलता है, ATP सिंथेज मिलता है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 में बी, ये C4 पादपों में पाया जाता है। आंसर बी आप यहाँ पे लगा लेंगे। CO2 के प्राथमिक स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी है अभिक्रिया किससे उत्प्रेरित होती है? तो बिल्कुल आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज से, पीपी कार्बोक्सिलेज से, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज और पीपी कार्बो दोनों से होगी, क्योंकि एक C3 साइकिल में यूज़ होता है, एक C4 में होता है, C3 में ये होगा और C4 में ये होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। पीपी में जब CO2 मिलाई जाती है तब उसमें संश्लेषित होने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो पीपी में CO2 जब मिलाई जा रही है तो हमने देखा 4 कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि C4 साइकिल है और उसका नाम होता है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, पायरुवेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑक्सोलो एसिटेट होगा, सॉरी यहाँ पर आप आंसर सही कर लेना, फॉस्फो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑक्सोलो एसिटेट जो है वो हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जो होगा वो 4 कार्बन वाला होगा यहाँ पर C4 साइकिल में। तो डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने खनिज पोषण और उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण से किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों की यहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करें, आगे और भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।